थ्रीवेज मीडियाच्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपण चर्चेसाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. नुकतंच केंद्र शासनाने संक्षिप्त आराखडा जाहीर केलेला आहे. पूर्वी 2019 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या संदर्भात त्यांनी मोठा 500 पेजेसचा ड्राफ्ट केला होता आणि त्या ड्राफ्टच्या अनुषंगाने देशभरातून मान्य रामटेके सर देशभरातून या ड्राफ्टच्या संदर्भामध्ये बहुजनांची मते पोहोचवावी असा त्यांनी अजेंडा राबवला होता आणि त्यांनी राबवला देखील. आज आपण 2-3 दिवसापूर्वी केंद्र शासनाने या ड्राफ्टच्या अनुषंगाने 60 पेजेसची एक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं. म्हणजे तिसऱ्यांदा देशामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर होत आहे. 1968 साली कोठारी आयोगाने लागू केल्यानंतर 1986 मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झालं होतं. त्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा, त्या टेक्नॉलॉजीचा, तंत्रज्ञानाचा आज सारा देश उपयोग करत आहे, उपभोग घेत आहे. मात्र विद्यमान केंद्र सरकारच्या काळात आलेला हा जो नव्या शैक्षणिक धोरणाचा अजेंडा आहे, या संदर्भात आपण पुढील तासभर मान्य कुलदीप रामटेके सर यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. कुलदीप रामटेके सर, आपलं सर्वप्रथम थ्रीवेज मीडियामध्ये स्वागत. जय भीम सर. आवाज येतो माझा? हो, येतो सर, येतो अगदी. सर, मला आज म्हणजे या मंचावर आपल्याशी बोलण्यापूर्वी मला एक हिंदी गीत आठवतं आहे की त्या गीताचे बोल सांगून मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे की त्या गीताचे बोल असे होते, यहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं. म्हणजे या देशाची संस्कृती एका हिंदी गीतातून असं सांगितलं होतं आणि इथं प्रत्यक्ष त्या पत्थराच्या जवळ जाण्यासाठी माणसाला बंदी आहे. म्हणजे बाबासाहेब जे म्हणत होते, इथल्या व्यवस्थेची कथनी आणि करणी वेगळी आहे. तर हा जो नवीन शैक्षणिक धोरणाचा ड्राफ्ट आलेला आहे, याच्यामध्ये असं कथनी आणि करणी वेगळी असणार आहे असं काही आपल्याला जाणवत आहे का? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. फार सुंदर प्रश्न विचारला सुरुवातीलाच तुम्ही. आता कथनी आणि करणीतलं अंतर, तर सगळ्यात अगोदर काय मला एक विनंती आली की तुम्ही थोडं हिंदीतही बोला म्हणून, बाकी प्रदेशातल्या लोकांना हे चांगलं होईल म्हणून. तो कथनी और अंतर, करनी का अंतर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं. ये जो अभी मॉडिफाइड सुधारित ड्राफ्ट इन्होंने जो भेजा अभी 3-4 दिन पहले, उसमें पूरे भारत के दबाव से ये कह रहे कि हम 6% जीडीपी का देंगे. अब ये कथनी हो गई. प्रत्यक्ष करनी क्या है कि नई शिक्षा प्रणाली 2020 का जो ड्राफ्ट है उनको मजबूरन ये कबूल करना पड़ा क्योंकि सारे देश से उनके ऊपर दबाव आया. आज तक के भारत का इतिहास देखो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.2% के ऊपर एवरेज कभी खर्चा एजुकेशन पॉलिसी पे किया नहीं गया. अब ये कर रहे हैं प्रॉमिस. नोटबंदी और कोरोना के कारण हमारा जीडीपी नीचे गिर गया है और नीचे गिरे हुए जीडीपी का 6% ये बोल रहे हैं हम खर्चा करने वाले हैं. और ये सरासर बात कोई तर्कसंगत लगती नहीं, क्योंकि ये तिमाही का जो जीडीपी है ये कह रहा है कि हम 3.2% के नीचे भी जाएंगे. तो बोलने के लिए क्या जाता कि हम लोग करेंगे. तो ये पहला अंतर. इन्होंने वादा किया कि 6% हम लोग एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है. उतना खर्चा हो ही नहीं सकता. आज तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा. दूसरी, कथनी और करनी का अंतर पंजाब में सुरावने साहब वहां के लोगों ने समझाया इनको. भारत में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट ये सब राज्यों को भेजा. महाराष्ट्र को भी कहा गया कि आप इसमें
ये नीति के बारे में कमेंट करो। अभी तक के आधिकारिक स्वरूप से महाराष्ट्र का कोई कमेंट आया नहीं है। पंजाब ने सीधा सीधा कह दिया कि डोंट मेक सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। पंजाब का यह कहना है कि भाई तुम कुछ भी करो उधर, लेकिन एजुकेशन का भगवाकरण मत करो। जहां इनकी सत्ता है गुजरात में, वहां के लोगों ने भी मॉडिफाई कर दिया कि नहीं, हमको आपकी पूरी शर्तें मंजूर नहीं है। केरला जहां 99% लिटरेसी रेट है, उन्होंने एक बात कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट के ऊपर निर्णय ला दो मत, पहले स्टेट के ओपिनियन ले लो। तो इस तरह से अभी ये पार्लियामेंट में ड्राफ्ट जाएगा तो पता नहीं क्या होता है। तो इस तरह से इनके कथनी और करनी का अंतर राज्य सरकार ही इनको बता रही है, और ये कह रहे हैं कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि इन्होंने अपने ड्राफ्ट में लिखा है। और दूसरी बात, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ तब इन्होंने कहा था 3 बातें। एक, टेररिस्ट फंडिंग को हम रोकेंगे, नवंबर 2016 में कहा। टेररिस्ट फंडिंग आज भी रुकी नहीं है। ब्लैक मनी भारत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम 1000 के नोट बंद कर रहे हैं। 99% करेंसी आ गई, कोई ब्लैक मनी दिखाई नहीं, क्योंकि ब्लैक मनी वाले इतने धूर्त है कि उन्होंने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। इनकी अड़चन क्या है सरकार की कि ये निर्णय लादना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, अगर मुझे पढ़ना है तो मेरा भी ओपिनियन लिया जाए कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूं, इफ आई वांट टू लर्न। तीसरी बात, कथनी और करनी में अंतर यह है कि संविधान ये कहता है कि स्पेशल केयर, विशेष काळजी, ये SC ST की ली जाए एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये ड्राफ्ट में हम SC ST OBC के एजुकेशन के लिए क्या करने वाले हैं, कहीं पर भी कुछ है नहीं। कथनी करनी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तब ये सवाल मन में उठता है चंद्रकांत भाई कि क्या SC ST DT NT के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन देने वाली है? एंड आंसर इज नो। वो ड्राफ्ट में भी कह रहे हैं कि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए फिलांथ्रोपिस्ट लोग इनको पैसा देंगे। भारत का पूरा नेशनल इनकम का 53% पूंजीवादियों के पास है। तो क्या मुझे पढ़ने के लिए अंबानी, अदानी या पूंजीपतियों के पैसे से पढ़ना होगा? भारत सरकार को एक उत्तर और देना होगा कि मैं अगर इस देश का नागरिक हूं और मेरे बच्चे भी इस देश के नागरिक हैं, तो क्या मेरे बच्चों को या देश के नागरिकों को पढ़ने पढ़ाने का खर्चा सरकार उठाएगी या पूंजीपति उठाएगी? तो ऐसी कथनी और करनी के विरोधाभास के पाखंड के बहुत उदाहरण हैं। आगे चर्चा में और इस बात पे ध्यान देंगे। बिल्कुल। ये जो अभी जो 60 पन्नों का जो ड्राफ्ट आया है उनका, तो इसमें एक कहा जा रहा है कि जब तक, अभी तक तो ऐसी सिस्टम थी RTE में, राइट टू एजुकेशन में ये बात थी कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई या शिक्षा ये अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन ये जो 60 पन्नों का उनका जो ड्राफ्ट आया है, उसके जरिए ये कहा जा रहा है कि 3 साल के बच्चों को लेकर 18 साल तक के बच्चों को ये मुफ्त में शिक्षा दी जाने वाली है। क्या इसमें कुछ दम है या कुछ सही है ये बात? नहीं, बोलने के लिए क्या जाता, बोलने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं हम लोग। पहली बात, 3 से 18 के बच्चों को हम शिक्षा देंगे, ये लोग बोलते हैं। मुझे बताओ, मैं आपको ही सवाल पूछता हूं, अगर आपको शिक्षा देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगी। मैं यवतमाल जिले का लाइजन ऑफिसर था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और अच्छी बिल्डिंग तो छोड़ो, लड़कियों के लिए बाथरूम तक नहीं है। आज की परिस्थिति, नया बनाने जाए तो 2000 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। भारत का पूरा GDP भी खर्चा हो जाएगा तो भी इतनी कॉस्ट वो वहन नहीं कर सकते।
3 से 18 वाली बात करते हैं। विश्व में यह तुलना की गई कि कौन से देश में सबसे अच्छा एजुकेशन मिलता है, और पहला नाम आया फिनलैंड का। फिनलैंड जो विश्व में सबसे अच्छा एजुकेशन देता है, अमेरिका बाजू में रह गया, ब्रिटेन बाजू में रह गया, ऑस्ट्रेलिया बाजू में रह गया। आपको अजीब सी बात लगेगी, लेकिन 7 साल के पहले वो स्टूडेंट को स्कूल में भी नहीं आने देते, और ये 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या आप 3 साल के बच्चे के मासूम बचपन को छीन के उसके ब्रेन में एजुकेशन डालना चाहते? तो क्या बचपन छीनना और एजुकेशन डालना, ये कौन से एजुकेशनल साइकोलॉजी में बैठता है? नंबर 1। फिनलैंड का यह कहना है कि बच्चों का बचपन छीने बगैर भी उसको पढ़ाया जा सकता है, और वह विश्व का सुप्रसिद्ध है। ये लोग नाम लेते हैं नालंदा और तक्षशिला का। ज्ञान की सूक्ष्म परत में ध्यान के सहारे अंतर्मन को प्रभावित करके नालंदा तक्षशिला के आचार्यों ने ज्ञान को आगे बढ़ाया और उसको प्रज्ञा में कन्वर्ट किया। इनके पास कोई चारा नहीं है। आपने अभी भी कोठारी कमीशन का कहा, जेपी नाइक साहब थे, बहुत आदर करते, आप भी आदर करते हो उनका, उसके जैसा व्यक्ति तो पैदा नहीं हुआ कभी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि पुअर शुड नॉट गेट पुअर एजुकेशन। ये ध्यान में रखो आप बात। गरीब आदमी को गरीब एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं। अब ये 3 से 18 साल तक के ये बोल रहे हैं कि पहले एजुकेशन देंगे। रूरल इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास। दूसरा प्रॉब्लम कहां आने वाला है कि ये बोलते हैं मातृभाषा में शिक्षण देंगे। 22 मातृभाषा भारत में आइडेंटिफाइड है, और साइंस का एजुकेशन दिया नहीं जा सकता उसमें, क्योंकि भाषाएं विज्ञान में विकसित नहीं हुई है। तो मेरा तो यह कहना है, देश बोलता है कि मातृभाषा में एजुकेशन दो, लेकिन बहुजन लोगों ने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी नौकरियां मिलने वाली नहीं है। ऑलरेडी 3 करोड़ लोग हैं। भारत की अजीब सी विडंबना है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का कोई नाता नहीं है। कितने इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कितने वकील चाहिए, इसका कोई नहीं। किसी को भी पढ़ा रहे, प्राइवेट को परमिशन दे रहे, नो कोरिलेशन। और अंग्रेजी भाषा ये विश्व के ज्ञान को देखने वाली खिड़की है, इसलिए बहुजन समाज ने, SC ST DT NT ने किसी भी बहकावे में ना आते हुए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए। वी वांट ग्लोबल टैलेंट, वी डू नॉट वांट तहसील टैलेंट। ये ध्यान में रखिए आप बात, चाहे कोई कितना भी समर्थन करे। सर जी, एक बहुत बढ़िया बात आपने अभी सामने रखी कि इस तरह के मुफ्त का एजुकेशन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया में है नहीं। लेकिन अभी जो ये ड्राफ्ट इनका जो आया है, नया शैक्षणिक धोरण जो इनका आया है, शिक्षा का धोरण, उसमें वो ये कहते हैं कि हम एजुकेशन के एक सेज बनाएंगे। क्या स्पेशल एजुकेशन जोन जैसे इंडस्ट्रियल जोन बने, उस तरह से ये स्पेशल एजुकेशन जोन क्या समाज के हित में है, या इसकी कुछ असलियत अलग है? क्या कहोगे इस संदर्भ में? देखो, स्पेशल एजुकेशन, पहले तो आप एजुकेशन का मतलब समझ लीजिए। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन शुड नॉट बी कॉस्टली, एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन वैल्यूज, एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट, और एजुकेशन मस्ट हैव एथिकल बेस। भारत में पहले जो एजुकेशन था 2500 साल तक के, बुद्ध के आगमन के पहले और बाद में भी, वो एजुकेशन विश्वास और मेमोरी पे आधारित है। विश्वास और मेमोरी। 4 वर्ण में से ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था, तो उनके RNA DNA एजुकेशन में गए और नॉलेज में चले गए, और दुनिया ने भी भरोसा कर लिया कि परमात्मा ने ये सिचुएशन बनाई तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे। जहां 4 वर्ण और 6000 जातियां बन गई, वहां वैल्यू सिस्टम यानी मूल्य का आधार कुछ नहीं रहता। PhD होने वाले भी लोग
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जब थाली बजाते हैं, गणपति को दूध पिलाते हैं, गाय के पेशाब से ट्रीटमेंट करने का यानी समर्थन करते हैं, तो भारत में कोई विज्ञान ठीक से घुसा नहीं। यही लोग जो स्पेशल एजुकेशन जोन बनाना चाहते हैं, तो पहला सवाल यह है, क्या उसकी आवश्यकता है? दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में कमियां है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। अब स्पेशल एजुकेशन जोन इन्होंने बना लिया, क्या वो वैल्यू सिस्टम पे आधारित होगा? एक उदाहरण देता हूं। जयपुर में इन्होंने विकास के नाम के ऊपर मेट्रो बनाया, नागपुर में भी बनाया, नागपुर में मैं रहता हूं। वो प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया। उसके पीछे कारण यह है कि जो प्रवासी है वो वहां बैठते ही नहीं। तो स्पेशल एजुकेशन जोन अगर बनाया तो वो निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन जैसा होगा, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो जो स्पेशल एजुकेशन जोन में जो फिलैंथ्रोपिस्ट या पूंजीपति पैसा लगाएगा, वो तो फीस से वसूल करेगा, लैंड उसको सस्ती मिल जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर बेनिफिट ऑफ पूंजीपति। तो अभी ये सरकार से ये उम्मीद हम ये करते हैं कि अभी तुमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, तो इतना तो बता दो कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी कहां गलत थी। अब ये बोलते हैं 10+2+3 ये गलत है। स्पेशल एजुकेशन जोन में हम नई स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, नया मैनेजमेंट लाएंगे। अरे भाई, आपने कोठारी कमीशन की बात की, तब से भारत डिमांड कर रहा है कि आप इंडियन एजुकेशन सर्विसेज स्टार्ट करो, भारतीय शिक्षण सेवा। अब मैनेजमेंट में पैरेलल मैनेजमेंट घुसाड़ेंगे तो सरकार का कोई तो वर्चस्व नहीं रहेगा, कोई तो नियंत्रण नहीं रहेगा। यानी स्पेशल एजुकेशन जोन इज ए कमर्शियलाइजेशन, और भारत में एजुकेशन सिस्टम चलने वाली है, उसका पैरेलल सिस्टम ये लोग चलाना चाहते हैं। और इसलिए हमने उनको साफ लफ्जों में राइटिंग में लिख के दिया है कि हम स्पेशल एजुकेशन जोन का विरोध करते हैं। ये सितंबर 2019 को हमने सरकार को बताया। स्पेशल एजुकेशन जोन को जब हमने विरोध किया और बताया, तो अभी तक के रमेश पोखरियाल भाई साहब का भी कोई मैसेज नहीं आया, मेरे लेटर का तो उत्तर देते ही नहीं हो, और उन लोग जो लादना चाहते हैं वो उन्होंने वो 40-50 पेज में लाद दिया है। सर जी, ये जो बात है कि जो ड्राफ्टिंग है, नए शिक्षा की नीति की जो ड्राफ्टिंग है 500 या कई ज्यादा पन्नों की, उसमें से ये जो 60 पन्नों की नई नीति जो आई है, तो इसमें कई लोग कहते हैं कि इसमें सैफरॉन का कोई जिक्र नहीं आया है। और दूसरी बात ये हो रही कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन में लाया जा रहा है बड़े पैमाने पे। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो सैफरॉन जोन ये नई शिक्षा नीति में ये कैसे ला सकते? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा अपने आप में? देखो, इन्होंने जो सैफ्रनाइजेशन किया है, जरूरी नहीं कि बात इस तरह से ही की जाए। अब मैं बताता हूं उदाहरण एक। पार्टिकल फिजिक्स में जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो डेविड ग्रॉस करके साइंटिस्ट है, उसको इन्होंने अपनी नीति भेजा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहला ड्राफ्ट आपको मालूम है 500-600 पेज का था। वो डेविड ग्रास, जिसको पार्टिकल फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, वो राइटिंग में कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट मोर देन 6% ऑफ द जीडीपी by which India can be competitor at international level। डेविड ग्रास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहता है कि सरकार ने इसके ऊपर करना चाहिए, वो नोबेल प्राइज विनर है, उसके मत का सम्मान करना चाहिए। दूसरी यहां से खुटी ऐसी कि इन्होंने अमर्त्य सेन को कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही डॉक्टर सुखदेव थोरात सर को। इन्होंने अपने मर्जी के लोग लिए कांटेक्ट करने के लिए।
तो डेविड ग्रॉस ने जब ये कहा कि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट, तो फिर एफडीआई का मतलब क्या है? तुमने ड्राफ्ट उनको भेजा, उनको कहा तुमने कि हम तुम्हारे सजेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, वो नोबेल प्राइज विनर है, पढ़ा लिखा आदमी है, तुम्हारा तो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है नहीं। तो हम तो देख रहे हैं ना, तुम्हारे जो मिनिस्टर है, अभी तो मैंने आज पढ़ रहा था कि बहुत सारी इनकी डिग्रियां भी फेक है करके वो चेकिंग के लिए जा रही करके। तो वो आदमी कह रहा है तुम लोगों को कि भाई तुम आप खुद इन्वेस्ट करो। अगर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उसका आधार क्या है? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी गरीबी बांट रहे हो दूसरे को, तो ये कर रहा। सेफ्रनाइजेशन का उदाहरण तो मैं आपको बताता, हिडन एजेंडा क्या है ये आप इनका ध्यान में रख लीजिए। हिडन एजेंडा ये है कि जो स्टेटस को फोर्सेस है वो आगे ले जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे? कंजाइंटली इट इज ए ड्यूटी ऑफ ऑल पॉलिटिशियन टू कम टुगेदर एंड प्रिपेयर सच एजुकेशन सोसाइटी which will lead to the casteless society। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एजुकेशन का उपयोग होना चाहिए, समाज के पुनर्निर्माण के लिए, जाति व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए, जाति व्यवस्था का सदुपयोग निर्माण करने के लिए। क्या ये सरकार इस नीति में कर रही है? तो नहीं। इसके उदाहरण ये बता देता हूं मैं। शिक्षण एजुकेशन की ब्राह्मणी परंपरा 4 वर्ण और 6000 जातियों में सिमट कर रह गई, और जो अब्राह्मणी परंपरा है, नॉन ब्राह्मणिकल सिस्टम, वो सबसे पहले फोकस ये करती कि विद्यार्थी को तैयार करें। यहां वो फोकस नहीं है। यहां फोकस है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, पैसा बाहर से लाएंगे, इधर उधर का लाएंगे। अब अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? 37% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, और फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्रॉफिट के लिए करेंगे, देश को पढ़ाने के लिए नहीं। तो ये ह्यूज फीस जो 1,00,000-2 लाख रुपए है, वो आएंगी कहां से? गरीबों को शिक्षा से वंचित करके अमीरों को पढ़ाना, ये सेफ्रनाइजेशन नहीं तो क्या है? व्हाट इज दैट? उसके बाद में ये जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने वाले, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे चैप्टर ये बराबर कर नहीं रहे। तो हिडन एजेंडा तो है ही इनका। आपने अभी अभी बोला कि राइट ऑफ एजुकेशन, तो राइट ऑफ एजुकेशन के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट ऑफ एजुकेशन है राइट ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो वो भी ये करना चाहिए। तो मेरा सवाल आपको भी है और सरकार को भी है कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, या क्यों एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डेमोक्रेटिक एजुकेशन का चैप्टर जोड़ा नहीं गया? प्रजातांत्रिक शिक्षण कैसा होना चाहिए इस देश में, इसका कोई चैप्टर वहां पर नहीं है। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर अपन ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शिक्षा नीति आई है इस पे तो बहस होगी, लेकिन आपने जो उदाहरण के तौर पे कहा कि अमर्त्य सेन और डॉक्टर सुखदेव थोरा जिससे कहीं संपर्क नहीं किया गया, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी नई शिक्षा नीति की, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या प्रागतिक विचार के कोई लोग थे या नहीं? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य बने वो किस बेस पे बने और कैसे बने, इस संदर्भ में थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताइएगा। पहली बार टेलीविजन के ऊपर या चैनल के ऊपर इस बात पे चर्चा हो रही है कि कमेटी क्या थी। तो भाई साहब, पहले कस्तूरी रंगन साहब ये कमेटी के चेयरमैन थे। ये इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, और ये साइंटिस्ट है। मैंने तो इनको एजुकेशनिस्ट करके कभी देखा नहीं। तो पूर्व माध्यमिक शाला घाटकों पर ये कोई चंद्र के ऑर्बिट में खुलने वाली है नहीं, तो भाई हमें साइंटिस्ट नहीं एजुकेशनिस्ट चाहिए थे, लेकिन इनको लाया। ठीक है, साइंटिस्ट लाया। एजुकेशनिस्ट क्या होता है? वो विद्यार्थियों को तैयार करने की बात करता है। यहां कुछ भी नहीं है ड्राफ्ट में। यहां पहली बात तो जब ड्राफ्ट बनता है ना सोनाने साहब, उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं पूरे दुनिया में। फ्रेमवर्क का मतलब यह होता है कि देश के सामने हमें फ्रेमवर्क दे रहे,
इन्होंने तो पॉलिसी बना डाली, शब्दों का भी चयन करना ठीक से नहीं आता। तो ये कस्तूरी रंगन साहब को हमने एक लेटर लिखा, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। दूसरे एक मजहर आसिफ है इनके मेंबर, ये सूफिज्म और मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट है, एजुकेशनिस्ट नहीं। मैं फिर से नाम बताता, मजहर आसिफ। एम के श्रीधर है और राजेंद्र प्रताप गुप्ता है इनके मेंबर। ये राजेंद्र प्रताप गुप्ता को इसलिए लिया गया कि ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के एडवाइजर थे। ये वो आदमी है जिसने बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया है। क्या ये आदमी भारत की पॉलिसी बना सकता है? दूसरे श्रीधर है, ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स में लेक्चरर थे, मेंबर सेक्रेटरी है कर्नाटका नॉलेज कमीशन, और इनका एबीपी से ताल्लुक था। मंजुल भार्गव है, ये मैथमेटिशियन है, एजुकेशनिस्ट नहीं है, ये कनाडा के रहने वाले हैं। एक कट्टी मनी करके है, इन्होंने स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत किताबें लिखी है। और एक शमशु है शकीला, ये COSD है बेचारी। अब इसमें स्त्रियों का भी भाग चाहिए क्योंकि आधी जनसंख्या है चंद्रकांत जी, तो 130 करोड़ में 65 करोड़ महिलाएं हैं और 35 से 40 करोड़ बहुजन महिलाएं हैं, 85% के ऊपर। ये 35 से 40 करोड़ बहुजन महिलाओं को, अनुसूचित जाति के महिलाओं को उनके सक्षमीकरण के लिए कम से कम इस कमिटी में मिनिमम 3-4 तो महिलाएं चाहिए थी। ड्राफ्ट में कहा गया कि महिलाओं को तुमने आदर देना चाहिए, मगर तुलसीदास जी का क्या करोगे? ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप कह रहे हैं हम परंपरा को एजुकेशन पॉलिसी में लाएंगे। कौन सी परंपरा? स्त्री को तो तुमने ज्ञान से वंचित किया। तो इन्होंने एक महिला को इसमें रखा, वसुधा कामत। अब इनके बारे में तो आपको मालूम है, ये पहले वाइस चांसलर थी SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। मैं इनसे उम्मीद करता था कि एजुकेशन ऑफ द वुमन थ्रू एम्पावरमेंट के ऊपर कम से कम एक चैप्टर तो लिखे। कोठारी कमीशन में नाइक साहब ने हर चीज के लिए एक एक उप समिति बनाई थी, एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उसके बाद में एजुकेशनल हेल्थ यानी बच्चों की, उसके बाद में महिला बाल कल्याण, और तब कहीं जाके 2 साल में कोठारी कमीशन का बेस्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का ड्राफ्ट बना। और ये जो ड्राफ्ट बना, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारा थोरात साहब का और मेरे मित्र है हरिश्चंद्र सुखदेव साहब का ये है कि तुमने ड्राफ्ट बनाते वक्त स्टैटिस्टिक्स कहां से लाया है? इसका जवाब ये दे नहीं रहे। अगर मुझे कोई चीज पे काम करना है तो मेरे पास डेटा तो चाहिए कि मैं क्यों ये कर रहा हूं। ये डेटा इन्होंने कलेक्ट करने किया नहीं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, कस्तूरी रंगन साहब ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, एजुकेशनिस्ट नहीं है। केरला के स्कूल के से अल्फांस करके लिया गया था। मंजुल भार्गव ये मैथमेटिशियन है। कट्टी मनी और इनके बारे में मैंने आपको बताया, मजहर, ये श्रीधर, ये और राजेंद्र गुप्ता कोई बीजेपी का एजेंडा बना देता है, कोई मैनिफेस्टो बनाता है, कोई बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और ये जानकारी पहली, क्योंकि जब आपका फोन आया तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मैं जान के ताज्जुब में रह गया कि ये लोग जो इस कमेटी पे काम किए हैं, इन लोगों ने एजुकेशन में क्या योगदान दिया है, इसका सार्थक और अच्छा स्पष्टीकरण मुझे तो अभी तक नहीं मिला। अभी ये जो ड्राफ्टिंग बनी है, अभी नई शिक्षा नीति का भी उन्होंने मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना है।
तो क्या कानून बनने से रोकने की प्रक्रिया क्या आने वाले दिनों में की जाएगी, या इस संदर्भ में सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, या जो एजुकेशनिस्ट है देश के वो क्या चाहते हैं इस संदर्भ में? नहीं, अभी तो जैसे मैं पूरे देश में नेट के ऊपर देख रहा हूं, तो राज्य सरकारों में भी इस मामले में कंफ्यूजन है कि करना क्या है। उत्तर प्रदेश ने यह कह दिया कि हम ये लागू कर देंगे। क्या लागू करोगे आप? कभी भी कोई फ्रेमवर्क बनता है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये उम्मीद करूंगा कि उन्होंने इसको फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना चाहिए, पॉलिसी में नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं चलता, कोई पॉलिसी बनती नहीं, जब वो पार्लियामेंट को अप्रूव होती है तब होती है। अब बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट में बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन्होंने जो चीजें बोलना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि पहले ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्टॉप करो, क्योंकि जिनको आप पढ़ाना चाहते हो, जो पढ़ने चाहते हो, उनसे आपने कोई कंसल्ट नहीं किया। इनका यह कहना है कि हमने 3 लाख सजेशन बुलाए, मगर 3 लाख सजेशन को क्या किया तुमने? मैं कुलदीप रामटेके ने इनको बोला था कि भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, अंग्रेजी भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो 22 राष्ट्रभाषा है, जो आर्टिकल 341 बाकी के जो आर्टिकल है जहां पर लैंग्वेज, तो उन भाषाओं में ड्राफ्ट आप भेजो। कुछ नहीं। यानी इन्होंने ठहरा लिया कि हम लोग इन सारी चीजों को ला देंगे। तो पहले तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना जरूरी है। कानून तो इसका बनेगा नहीं और मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। दूसरा मेरा सजेशन चंद्रकांत साहब ऐसा है कि विश्व के जो एजुकेशन के बेस्ट ब्रेन हैं, उनके ओपिनियन ये पॉलिसी पे मंगवाओ। 150-200 यहाँ के भारत के लोगों को इन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन ऋषि वैली स्कूल जो आंध्रा के चित्तूर जिले में है, जो जे कृष्णमूर्ति ने बनाया, और उसमें यह कहा कि मेडिटेशन के सहारे पहले विद्यार्थी को यह सिखाया जाए कि हु आर यू, तू है कौन। यही तो बात बुद्ध भी कहते थे। जब तक ध्यान की गहराई में विद्यार्थी उतरेंगे नहीं, आनापान विपश्यना करेंगे नहीं, तब तक एजुकेशन समझेगा नहीं। ये दूसरी बात पार्लियामेंट ने बोलना चाहिए। भारतीय शिक्षण सेवा के बारे में बोला, कॉल ओपिनियन ऑफ एजुकेशनिस्ट, क्योंकि ये लोग जो कमिटी पे है वो एजुकेशनिस्ट करके, विश्व स्तर के ज्ञानी करके स्थापित नहीं हुए हैं। तीसरा, आपने देखा है 1000 हम पॉलिसियां बनाए, लेकिन हमारे माँ बाप या आपके बच्चे भी, या आपकी बीवी या मेरी बीवी यही कहती है कि बच्चों ने साइंस लेके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ये लोग क्या कह रहे हैं कि बीच बीच में एजुकेशन छोड़ के ह्यूमैनिटी कुछ भी ले सकते हो। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट, ये बात सीखना चाहिए। विज्ञान ही कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और विज्ञान को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया। ये बोल, मातृभाषा में एजुकेशन 2 बोलते हैं, मराठी में 1,25,000 शब्द है, अंग्रेजी में 4,50,000 शब्द है। अगर विज्ञान को ट्रांसलेट भी करना रहा मराठी को तो मिनिमम 10 साल लगेंगे। बोलना इजी है कि हम मातृभाषा में शिक्षण देंगे। कल बोलेंगे संस्कृत में शिक्षण देंगे, आपको बड़ा ताजुब लगेगा। संस्कृत में 24,180 लोग हैं भारत में, तो 130 करोड़ तक संस्कृत जाने के लिए 3-4 युग चले जाएंगे। आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर भी संस्कृत नहीं पहुंचने वाली है। तो ये बातें चलती रहती है। नेक्स्ट बात, पार्लियामेंट में ये सवाल उठना चाहिए कि गवर्नमेंट फाइनेंस क्यों नहीं दे रहा है एजुकेशन को। मैं सरकार में था तो मुझे मालूम है गवर्नमेंट फाइनेंस दे सकती है। उनसे नहीं जमता तो मेरे को पूछो कि जीडीपी का 6% कहां से दिया जा सकता है। पुतले बनाने के लिए आपके पास पैसे हैं, मंदिर बनाने के लिए आपके पास पैसे हैं, और जिससे भारत की कई पीढ़ियां बनने वाली है और हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास।
ये तो टोटली मानने लायक बात नहीं। नेक्स्ट मेरा सजेशन यह है कि हम देश के नागरिक हैं तो देश ने हमको पढ़ाना चाहिए, किसी पूंजीपति ने नहीं। मेरा बच्चा अगर स्कूल में जाता है और मेरे को आके कहता है कि पापा मैं अंबानी अदानी या किसी पूंजीपति की वजह से पढ़ रहा हूं, क्या आपको ये अच्छा लगता है? देश जब पढ़ा सकता है तो तुम पूंजीपतियों के हाथ में हमको क्यों देते हो? सिलेबस फ्रेमिंग के बारे में मेरा एक सजेशन यह है कि सिलेबस ऐसा हो कि वो भारत का सिटीजन बने और वो सेक्युलर बने। आज आप देखते हो जात जात में, पंथ में, धर्म में झगड़े लड़ाने वाले विद्यार्थी पैदा हो रहे हैं। हमें सेक्युलर माइंड चाहिए, कास्टलेस माइंड चाहिए, तो ही उसको बात। आपने भी जिला परिषद और नगर पालिका की स्कूल देखे होंगे, सब बंद कर देना चाहिए स्कूल और राज्य सरकार ने चलाना चाहिए। एक भी स्कूल ठीक से नहीं चल रही है और भारत के 90% टीचर और प्रोफेसर लोगों को, मैं तो आईआईटी में पढ़ चुका हूं, पढ़ाना नहीं आता। पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि हम विद्यार्थी को तैयार करें, सिलेबस कंप्लीट करें, इससे कोई नहीं। आज भी मेरा रिकॉर्ड है 5 घंटे मैं पढ़ा सकता हूं खड़ा रह के, इस उम्र में मेरा रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं, और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। नेक्स्ट, नहीं जमता आपको ये फिलैंथ्रोपिस्ट धंधे बंद करो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने में आपको तकलीफ क्या है? कर डालो ना नेशनलाइजेशन, आप ही लोग करो, सिलेबस डिसाइड कर दो, लेकिन हमको क्या पढ़ाओगे हम डिसाइड करें, तुम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमारे अंतिम पॉइंट बता रहा हूं आपको मैंने, ध्यान तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी विश्व की गुरु नहीं बनने वाली है, क्योंकि हम विश्व के रैंकिंग में 100 के अंदर भी नहीं है एजुकेशन के मामले में। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, 1 लाख की पॉपुलेशन वाला स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड, ये देश अपने बच्चों को इस ढंग से पढ़ाते कि वो विश्व नागरिक भी होते हैं और विश्व के लिए कुछ अच्छा काम करके जाते हैं। हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे बहुजन चिंतक चिल्लाते हैं कि ये एजुकेशन की पॉलिसी बराबर नहीं है। तो भाई साहब, नागपुर में मैंने ये कहा है की जर ते आपली पॉलिसी लादू इच्छितात तर मग आपण आपली पॉलिसी का नाही बनवायला पाहिजे? बहुजन चिंतकों ने, उनको क्रिटिसाइज करने से हमारा कोई फायदा नहीं है, तो हमने भी बनाना चाहिए। जैसा मैंने इनको लेटर लिख के बोला है कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो बहुजन चिंतकों ने भी जो देश भर में फैले हैं उन्होंने कहना चाहिए हमारा ड्राफ्ट लो, इसमें ऐसा हमको ऐसा चाहिए। मुझे पढ़ना है, देश को पढ़ना है, हम लोग 85% बहुजन है, हमें अपना ड्राफ्ट बनाने में क्या तकलीफ है? तो ये मैंने कुछ सजेशन भेजे हैं उन लोगों को, तो देखिए अभी क्या होता है आगे। बिल्कुल सर, ये जो ड्राफ्टिंग बनी है इसमें एक सिंगल विंडो का जिक्र किया गया है कि जैसे रिजर्वेशन है या स्कॉलरशिप है, इसको पूरे देश के लिए उन्होंने कुछ सिंगल विंडो की रिकमेंडेशन की है। तो यह सिंगल विंडो रिकमेंडेशन क्या रिजर्वेशन या स्कॉलरशिप की पॉलिसी के लिए ये सही मानना चाहिए, या इससे अच्छे फायदे होंगे, या इसमें कुछ ज्यादा बहुत हद तक नुकसान ही नुकसान है? देखो, ये सिंगल विंडो और बाकी का जो आपने टेक्निकल पार्ट बोला, स्कॉलरशिप वगैरह, अभी तक यहां तो कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है मेरे को। मगर चलो अपेक्षा करेंगे वोट बैंक के आधार के ऊपर ये स्कॉलरशिप बंद नहीं करेंगे, क्लैरिटी तो है नहीं। अब सिंगल विंडो सिस्टम या बाकी जो सिस्टम प्रावधान है, इसकी चर्चा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में 48 में भी हुई थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी इस बात को उठाया था 1952 में। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स एजुकेशन और काउंसिल, ये 2 बने थे काउंसिल, वहां भी ये बात उठी थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। स्टेट काउंसिल 61 में बनी, हंसा मेहता कमेटी, भक्तवत्सलम कमेटी और कोठारी कमीशन, ये सारी चीजों में ये बना। ये सिंगल विंडो के बजाय अगर गवर्नमेंट एक एससी, एसटी और डीटीएनटी और ओबीसी के लिए अगर एक एक्ट लाती थी, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल राइट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी एक ऐसा कानून जिससे उनके सारे राइट्स,
यानी फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट भी उसमें आ जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता। वो तो करने को ये तैयार नहीं है। और इनका प्रिंसिपल क्या है कि हम एक नॉलेज बैंक बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। बोलने को तो ये ठीक बात है, कैसे बनाओगे? जब तक के गरीब को, ठीक है, स्कॉलरशिप तो बाद में भी दे सकते हो, उनका स्कॉलरशिप छोटा मुद्दा है। मेन मुद्दा क्या है? क्या तुम गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन दोगे? तो सिंगल विंडो रहे क्या डबल विंडो, बातचीत में तो कहीं हो जाता है। ये शब्दों का खेल है। इस शब्दों में मेरा यह कहना है कि पुअर शुड नॉट गेट पुअर एजुकेशन और रिच शुड नॉट गेट रिच एजुकेशन। द मेथोडोलॉजी कैन बी सजेस्टेड। और शब्दों के जंजाल के बजाय एक एक्ट बना लो ना। इसमें एक्ट बाइंडिंग होता है, शब्दों का जंजाल कभी बाइंडिंग नहीं होता। ओके। मैं ये शिक्षा नीति से हटकर एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे 91 में ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो बहुत सारे विचारवंतों ने हमारे ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट रहा वो बहुजनों को भी मिला, एससी एसटी ओबीसीओ को भी मिला। आज उनके कई लोग विदेशों में बसे हैं। ये जो नई शिक्षा नीति अब जो दिख रही है, जो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं, क्या ऐसी चीजों का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है शायद एजुकेशन का, तो इसका बेनिफिट बहुजन समाज को मिल सकता है या नहीं? इसके ऊपर आपकी क्या विचार? नहीं, बहुजन समाज को अगर मिले ना चाहिए तो बहुजन समाज ने एक किताब पढ़ना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट, जोसेफ स्टिग्लिच। हेलो हेलो। बाजार बन थोड़ा सा, हाँ 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 जाता है। हाँ हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हाँ हो गया हाँ। था। विश्व एक बाजार बन जाता है जहां एजुकेशन प्राप्त आदमी भी अपने एजुकेशन और ज्ञान को बेच के पैसे कमाता है। ग्लोबलाइजेशन आप डिसकंटेंट में जो स्टिग्लिच है, जोसेफ स्टिग्लिच, क्लास के दरमियान हम उनका भी रेफरेंस देते हैं। उनका यह कहना है कि ग्लोबलाइजेशन अभी तक गरीबों के दरवाजे तक पहुंच नहीं पाया, चाहे लाख कोशिश करो। बताता है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे पास पहुंच गया। तो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल स्टैंडर्ड के एजुकेशन की प्रणाली को या उस सिलेबस को क्या हमने भारत में विकसित किया? ऑक्सफोर्ड, फिनलैंड या कैम्ब्रिज या विश्व की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, चाइना भी पकड़ लो आप, ग्लोबल लेवल पे एक स्टैंडर्ड है, या जापान पकड़ लो जो बुद्धा के सहारे आगे जाते हैं। हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि विद्यार्थी, ग्लोबलाइजेशन का दूसरा एक कहना है कि अनैतिक मनुष्य आर्थिक मनुष्य में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जब नैतिक मनुष्य आर्थिक मनुष्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पैसे की बात करता है। तो एजुकेशन फील्ड में अपने को ब्रेन लगते हैं, मगर ब्रेन भी काय के लिए? तो अभी हमने उसका कमर्शलाइजेशन किया कि यू जस्ट गेट गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन टू अर्न लैक्स ऑफ मनी। तो आदमी उसके मामले में भी पैसे के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरा सुझाव इसमें यह है कि जागतिकीकरण का फायदा एजुकेशन को और गरीब को होने के लिए हमने कोई एक फ्रेमवर्क या पॉलिसी बनाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 1968 से आज तक के हम लोगों ने मास्टर प्लान ऑफ बृहद आराखड़ा, हमें कौन सी शिक्षा, कैसी शिक्षा चाहिए। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, जागतिकीकरण का फायदा रूरल इंडिया को, एजुकेशन को कुछ नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है? रूरल इंडिया की आवश्यकता ही अलग बात। थोड़ी आवाज टूट रही, आवाज टूट रही, हाँ, थोड़ी आवाज टूट रही। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने वो, हाँ हाँ,
हेलो, तो इन लोगों ने वो स्टैटिस्टिक्स जमा ही नहीं किया। अभी आ रही है आवाज? हेलो, सोनाने साहब, मेरी आवाज सुनाई आवाज, दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही। बोलो 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 आप। तो मेरा ये कहना है कि बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, पहले डेटा जमा करो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा है, तो कहीं मेरा अपना अंदाज है हम लोग सिर्फ उपभोक्ता बन गए हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन से विश्व बाजार की चीजें खरीदने वाले लोग बन गए हैं, ना उत्पादक बने ना बेनिफिशियरी बने, लाभार्थी। तो जो गरीब है उस तक ग्लोबलाइजेशन नहीं जाता। ये जोसेफ स्टिग्लिच की बात से मैं सहमत हूं। पहले गरीब को गरीबी रेखा के ऊपर उठाओ, क्योंकि गरीब आदमी मुझे नहीं लगता ना धार्मिक होता है ना एजुकेशन के मामले में उतनी प्रगति कर सकता है। बहुत सटीक बातें रखी आपने। मैं इस संदर्भ में एक पूछना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति जो है, ये नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट जो है, या ये नीति जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल की किस चीजों का वायलेशन कर रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो समान अधिकार दिए हैं उस समान अधिकारों का किस तरह से कुछ वायलेशन कर रही है क्या? अगर वो करती है तो वो किन चीजों पे कर रही है? देखो, एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एक्सपेंडिचर। ये मैं पहले ही कर दिया, बोला है। राइट टू एजुकेशन में भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देंगे, और विशेष करके आर्टिकल 39 अकेला तमिलनाडु है जो यूज करता है, बाकी कोई राज्य यूज नहीं करते। कि भारत का एजुकेशन हो या भारत के संसाधन हो, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए या उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर हमको एक संसाधन करके, एक इन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन को देखना है, तो हमने समान रूप से एजुकेशन का फायदा सभी जात धर्म वर्ग, गरीब अमीर, एससी एसटी सबके लिए लागू करना चाहिए। तो इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा आवाज टूटा है, आवाज टूटी है जरा। हेलो, आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। आवाज आ रही हेलो, है? हाँ अभी आ रही है, हेलो, अभी आ रही, थोड़ी टूट गई। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए। रिसोर्सेस का समान वितरण करो। तो क्या आंगनवाड़ी से लेके तो पीएचडी तक के का जो चीजें है, वो समान रूप से सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शिक्षा के फायदे सबको वितरित कर रही है? एंड आंसर इज नो। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में केरला अगर छोड़ दिया जाए तो इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। आपने इस लिटरेसी रेट को या इलिटरेसी को निकालने के लिए और साक्षरता बढ़ाने के लिए इतने आजादी के बाद इतने 50-60 साल में क्या किया? इग्नोरेंस आपने लोगों को रखा। एससी एसटी के बजाय और एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया, वो है डीटीएनटी का, घुमंतु जातियां, जिनके घर का पता नहीं होता, कहां रहेंगे वहां का पता नहीं होता। तो घुमंतु जातियों के लिए उनके जो आदतें हैं या घूमने की उनकी प्रथाएं हैं, तो मोबाइल स्कूल हमने निर्माण करने चाहिए थे। उसके बारे में ये रिपोर्ट कुछ बोल नहीं रहा है।
तो क्या कर सकते हैं आप इसमें? तो इन ए नटसेल मुझे ये कहना है कि हमारे 3 लाख या 3,000 जो भी इन लोगों को सजेशन मिले कहते हैं, मेरे सजेशन का तो अभी तक आंसर नहीं दिया। तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सजेशन नहीं मान रहे हो। लैंग्वेज के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि 22 लैंग्वेज में आपने ड्राफ्ट अवेलेबल कर देना चाहिए, उसको तक नहीं मान रहे हो। हिंदी की ट्रांसलेशन जो इन्होंने हम लोगों को भेजा, उसमें तो ट्रांसलेशन की इतनी गलतियां है कि केंद्रीय स्तर के ऊपर भी तुम लोगों को ठीक से हिंदी नहीं आती है, हमें कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक के, ना इनके पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ना आगे भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहने वाली है, मगर ये लादने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल मैंने बताया उनका वायलेशन हो गया है ऑलरेडी। अब ये कौन से किस प्रकार के बातों के आगे आते हैं, ये अभी देखना है। सर जी, हाल ही में मैं एक थोड़ा सा विस्तार का एक सवाल करना चाहता हूं। आपने अभी बताया कि हमारे बहुजन चिंतक किसी भी पॉलिसी पे टीका टिप्पणी तो कर देते हैं, मगर उनके पास हमारा अपना पॉजिटिव क्या है, इसके बारे में कोई प्रस्ताव कभी नहीं आता है। छोटी छोटी टूटती हुई चीजें आती है, एक आध दो। लेकिन हाल ही में पिछले माह में ऑस्ट्रेलिया में भी एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। वह पॉलिसी आने के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने यह कहा कि ये केवल कामगार लेबर लोगों की निर्मित के लिए लाई गई शिक्षा नीति है। तो इसमें सोचने वाला जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है उसके लिए इस शिक्षा नीति में कोई पहल नहीं, ऐसी ऑस्ट्रेलिया में टीका टिप्पणी अब चल रही है। लेकिन अब जो बहुजन यहां पे जो शिक्षा नीति आती है, तो हमारे बहुजन चिंतक, जैसे आपने पीछे कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ो और नौकरी पे लग जाओ, ये जो बात आती है तो उसको कहीं धक्का पहुंचता है तो बोलने लगते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अच्छे अर्थतज्ञ की जरूरत है, विशेषज्ञ की जरूरत, शिक्षा विशेषज्ञ की जरूरत है, इस बारे में हमारा बहुजन चिंतक कभी नहीं सोचता। तो ओवरऑल इस पॉलिसी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे बहुजन चिंतकों के लिए भी? नागपुर में इसके ऊपर कम से कम 4 मीटिंग मैंने अटेंड की, जो आपने पॉइंट रखा। बहुजन चिंतक, बहुजन विचार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हमने सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन व्हाट इज टू बी डन, ये एक प्रोफेसर को काम दिया बहुजन चिंतक। फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑन एजुकेशन एंड व्हाट इज लैकिंग इन दिस फील्ड, बाबा साहब का शिक्षा का दर्शन क्या है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नहीं है, एक प्रोफेसर को ये बांट दिया। कृषि, किन्नर, अपंग, अनाथ, इन लोगों के लिए ये पॉलिसी कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है, तो इस पे एक प्रोफेसर को दिया। और जब रिव्यू लेने गया सोनावने साहब, तो 1 महीने के बाद एक भी चिंतक ने एक भी आर्टिकल नहीं लिखा था। अब आपको तो मालूम है मैं इंजीनियर हूं, बाद में मैंने ही अपने मन से कुछ सारी चीजें लिखी। क्या होता है, हम लोग कैसा होता है, आपन धड़ झोपले नहीं और धड़ जागे ही नहीं। गलत लोग सफल कब होते हैं, जब ईमानदार लोग अपनी ईमानदारी का जश्न मना के सोते रहते हैं। अभी आप मुझे बताइए, जिस शिक्षा प्रणाली से हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रभावित हो सकती है अनुकूल प्रतिकूल तरीके से और बर्बाद भी हो सकती है, आज क्या परिस्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं जब यवतमाल में देखा तो टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए लिए जाते हैं स्कूलों में, इतना करप्शन है। ये भी बहुजन स्कूल जो बहुजन ने ओपन किया है, वो बोलते हैं हमको संस्था चलानी है। ये कहां से शाहू फुले बाबा साहब के एजुकेशन को पूरा करेंगे?
दूसरी बात बहुजन चिंतकों के बारे में कि हमें हमारी पीढ़ियों को बचाना है, हमारे पीढ़ियों को हमने कैसा क्लासिक एजुकेशन देना चाहिए, इसका कोई फ्रेमवर्क तो इनके पास तैयार हो। अब बाबा साहब सोशल एंडोस्मोसिस ये शब्द बड़ा उपयोग में करते थे, सामाजिक अभिसरण, उसमें एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बाबा साहब बताया करते थे। और आपको तो मालूम है, शिक्षा ने वाघे नीचे दूध आए, पिएगा वो तो गुरगुराएगा। कितना कंट्रीब्यूशन दिया हमने भारत की एजुकेशन सिस्टम में। अभी जैसे एटीकेटी सिस्टम है, एटीकेटी सिस्टम में मैंने देखा कि इंटरनल मार्क हमारे विद्यार्थियों को कम दिए जाते हैं और इसलिए उनके वो सब्जेक्ट रह जाते हैं और 6-6, 7-7 महीने तक के वो स्टूडेंट बर्बाद होते रहता है, एक टेंशन में जीता है। आईआईटी में मैं पढ़ाने जाता हूं, वहां देखा मैंने, सोनावणे साहब 2400 मोस्ट ब्रिलियंट बच्चे ड्रॉप आउट के जरिए भारत की 6 आईआईटी ने निकाल दिए। एक भी बहुजन चिंतक ने आज तक बोला नहीं, क्योंकि वहां से मैक्सिमम बहुजन थे। कईयों ने तो आत्महत्या कर ली। तो क्या हम शाहू फुले बाबा साहब को मानने वाले बहुजन चिंतक समाज की असली समस्याओं के छुड़ाने के लिए या उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ कर रहे हैं? हालात काफी निराशाजनक है। लेकिन अगर आज आपको और मेरे को अगर ये लोग सुन रहे हैं, तो एक एक बहुजन चिंतक ने एक विद्रोह की बात तो ये कहना चाहिए कि वी विल सेव आवर नेशन, वी विल सेव आवर सोसाइटी एंड वी विल प्रोटेक्ट द क्लासिक एंड क्वालिटी एजुकेशन टू आवर पीपल। अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़े तो भी करना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो स्थिति निराशाजनक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फोकस्ड क्वेश्चन है, इसी का दिन होगा, लेकिन आज तो हालत निराशाजनक है। ओके, बिल्कुल। एक मुलाकात के अंतिम पड़ाव तक आते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें एजुकेशन काउंसिल, स्टूडेंट काउंसलर, स्कूल कॉम्प्लेक्स, इस तरह की बातें बताई है और इन बातों पे बहुत सारे लोगों ने, आपने भी इस पे आपत्ति जताई है और कुछ कहते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह आपत्ति क्या है और किस लिए है, ये दोनों चीजों पे? नहीं, स्टूडेंट काउंसलर के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन ये जो मैनेजमेंट के मिडल सिस्टम निकाली ना इन लोगों ने, ये प्राइवेट वाले ऐसा करेंगे, उसके अगेंस्ट में हूं मैं। जिनका एजुकेशन से कोई नाता नहीं है वो तो पॉलिटिक्स करेंगे। और भारत का ये उदाहरण रहा है। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आईएएस के बाईपास करके, आपको याद होगा, इन्होंने 9-10 जॉइंट सेक्रेटरी बनाए थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। काय के लिए? तो ये हमको वेलफेयर में मदद करेंगे करके, मतलब देश का प्रशासन चलाएंगे। मेरा खुद का प्रशासन का अनुभव आपको बताता हूं। अगर इनको सर्विस मैटर और आर्टिकल 309 मालूम नहीं, तो ये प्रशासन के कोई काम के नहीं है। तो क्या रह गए? ये एक्सपर्ट करके आपको ओपिनियन देंगे। मेरा ये सवाल है कि क्या ये जॉइंट सेक्रेटरी का डायरेक्ट एडमिशन की जरूरत थी आपको? नॉट नेसेसरी। मगर एक बात इसमें यह हुई कि आईएएस के किसी भी एसोसिएशन ने इनको ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दूसरा सवाल मेरा है, राजनीति विद्यार्थियों के सामने कौन सा आदर्श रख रही है? अगर हम बात करें तो क्या चिन्मयानंद हमारा आदर्श हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद वासना का अतिक्रमण नहीं कर सके? क्या कुलदीप सेंगर हमारा देश का आदर्श हो सकते हैं? नहीं। तो जो सत्ताधारी है उन्होंने एजुकेशन में अपने आदर्श को निर्माण करना चाहिए। हमें अब आगे की दुनिया में बापू आसाराम, बाबा रामदेव की जरूरत नहीं है। हमें
बैनर्जी की जरूरत है, चटर्जी की जरूरत है जो नोबेल प्राइज लाएंगे हमारे लिए, अमर्त्य सेन की जरूरत है, हमें गीतांजलि लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की जरूरत है जो पदार्थ जगत के परम सत्य को मानेगा। हमें विज्ञान को मानने वाले लोग चाहिए, गणपति को दूध पिलाने वाले लोग नहीं। तो क्या ऐसा भारत निर्मित करने में ये वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था सक्षम है? एंड आंसर इज नो। हमें भारत को बलशाली बनाना है तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने, जैसे बाबा साहब ने यूज वर्ड किया था, कंजाइंटली एक साथ आके कि ये हमारा फ्रेमवर्क रहेगा इस देश के एजुकेशन का, और हम ऐसा एजुकेशन चाहते हैं। और ये तब संभव है जब पार्लियामेंट में चर्चा हो और जो मैंने बातें बोली है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने राइटिंग में अंग्रेजी में कम्युनिकेट किया है, इसके ऊपर बात हो। तो इस तरह से इन लोगों ने बोलना चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क की बात अलग है। और दूसरा क्या पूछा था आपने, मैं भूल गया फिर। अच्छा, और कुछ पूछा था ना आपने इस सिलसिले में लास्ट में? हाँ नहीं, स्कूल कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में, स्कूल कॉम्प्लेक्स नहीं, स्कूल कॉम्प्लेक्स की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं, इनके पास पैसा ही नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको इन्होंने दुरुस्त करना चाहिए। और जो स्कूल है, देखो, अगर इन्होंने इन सारी चीजों को दुरुस्त किया तो मैंने कैलकुलेट किया है अराउंड 2 लाख करोड़ रुपए लगेंगे अगर इन्होंने नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को सोचा तो। अभी आपको बॉम्बे में रहते हैं आप, मिनिमम 10 से 20 हजार तो पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। 2 दिन पहले आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, रेलवे के पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है भाई साहब। 3 करोड़ जो लोग बेरोजगार हो गए, अगर इनके पास पैसा रहता तो उनको रोजगार नहीं देते थे क्या? अब ये 2 लाख करोड़ आएंगे कहां से? जो पूंजीपतियों ने लोन लिया था उसका अमाउंट है नॉन परफॉर्मिंग असेट का 2.63 लाख करोड़, और अभी 18 में देखो तो ये 10.39 लाख माइनस हो गए करोड़। अभी जीडीपी का 7% हो गया गुरु। इनके पास पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, ये खुद कबूल कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 लाख करोड़ आएंगे कहां से? सीधी कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं मराठी न्यूज़पेपर में, भारताची शिक्षा नीति फार सुंदर आहे, प्रोग्रेसिव्ह आहे, ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं। मगर हमारे बहुजन लोगों ने पूछना चाहिए कि हमें क्वालिटी एजुकेशन फुकट में कैसा मिल जाएगा? तो ये बात है। अभी कोरोना के कारण क्या हो गया कि ये कोरोना का मैंने ऐड नहीं किया, उससे कितना लॉस हुआ ये भी अपने को देखना पड़ेगा। तो मेरा ये एजुकेशन के फील्ड में क्या है कि राइट एजुकेशनल लीडरशिप ये डेवलप होना चाहिए भारत में, जो है नहीं। सही या सम्यक शिक्षा में नेतृत्व आना चाहिए। पॉलिटिकल नेतृत्व ये शिक्षा के फायदे का नहीं होता। ये हमने रामदेव बाबा के कोरोनिल बेचते हुए जो उदाहरण हुए कि कोरोनिल को ये कोरोना की दवाई समझ के बेच रहा और भारत उसको मान रहा। 2 दिन से आप देखो ये एजुकेशन के ऊपर इतना बड़ा ये हो गया है देश में, लेकिन 2 दिन से एनडीटीवी का अपवाद छोड़ दो चंद्रकांत भाई, तो सुशांत सिंह राजपूत की केस कल से चल रही है। 1000 और crores ऑफ आवर्स पूरे भारत के जनता के बर्बाद हो रहे हैं। मीडिया को शर्म आना चाहिए कि 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा करना चाहिए, लेकिन उनके एंकर ने पढ़ा ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपको कम से कम 5000 पेज, मैं आपसे बात कर रहा हूं तब मैंने 5000 पेज पढ़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय हमको अमिताभ बच्चन का कोरोना इंपॉर्टेंट लगता है, हमें सुशांत सिंह, तो हमारी चॉइस बदलना चाहिए ना। और बहुजन चिंतकों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई हम लोग एक वैकल्पिक शिक्षा पद्धति का विकास करें। आपके पास हंसा मेहता की कमेटी का रिपोर्ट है, कोठारी कमीशन का रिपोर्ट है, काउंसिल के रिपोर्ट है, क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? मैं तो इंजीनियर हूं,
रात बेरात पढ़ता हूं, इसलिए पढ़ता हूं चंद्रकांत भाई कि बाबा साहब रास्ते में मिले तो बोलना नहीं चाहिए कुलदीप रामटे के तेरे को समझ रहा था और तूने अपने अकल से काम नहीं किया। ये बाबा साहब का वादा निभाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, यही उम्मीद हम बहुजन चिंतकों से लगाते हैं। बिल्कुल, ठीक बहुत है। दिल और जिगर से आपने सारी बात कही। आखिर में आप इस सारे संदर्भ में अपने दर्शकों को क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? 3 बातें। पहले तो दर्शकों ने इतना लिटरेचर पढ़ने के बजाय छोटे छोटे, जैसा आपने कार्यक्रम लिया वैसा छोटे छोटे कार्यक्रम स्थानीय स्तर पे लेके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है ये समझना चाहिए। दर्शकों ने एक चार्ट बनाना चाहिए, व्हाट इज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी विल डू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, हमको क्या चाहिए और उसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या है। ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए हमारे समाज ने, बहुत सारे आईएएस है, रिटायर्ड आईपीएस है, उन लोगों ने बैठ के इसके चार्ट बनाना चाहिए। हमारी महिलाओं ने इसके ऊपर यह देखना चाहिए कि हमारे लिए इसमें क्या प्रावधान है, इसके लिए पैसा आएगा कहां से। और एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट वुमन, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति भी जोड़ सकते, इसके लिए प्लान बना के इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। और फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को इन्होंने चेंज कर दिया, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दी। बड़े भारी लोग हैं, बिल्कुल नाम बदलने से व्यवस्था बदल जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये भारत का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इससे बाहर निकलना चाहिए। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया। अरे भाई पैसा ही नहीं है तो नीति क्या अनीति के क्या क्या फर्क पड़ने वाला है उस समय तुम्हारे। तो हमारे समाज ने इसके ऊपर छोटे छोटे आर्टिकल लिखना चाहिए। नहीं आर्टिकल लिखते तो पहले बात को समझ लेना चाहिए और फिर देश के पार्लियामेंट हो या सत्ताधारियों को यह बोलना चाहिए, नो हमारे को यह व्यवस्था चाहिए और तुम ये व्यवस्था दे नहीं रहे हो, क्योंकि जनता ने इनको चुन के दिया है और जनता के टैक्स से एजुकेशन पॉलिसी का खर्चा निकलता है। कोई पॉलिटिशियन हमें अपनी जेब से पैसा देके पढ़ाता नहीं, तो पॉलिटिशियन को हमारे को बोलने का यह अधिकार नहीं है कि तुम पूंजीपतियों के पैसे से पढ़ो। और ये जब तक इसकी नीड, जब तक इसकी डिजायर, जब तक इसकी स्ट्रेंथ पैदा नहीं होती, तब तक के तुम्हें पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन फील्ड नहीं मिलने वाला है। और वो मिलना जरूरी है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहते। बिल्कुल, जो सारी बातें आपने रखी वो केवल विद्वत्ता नहीं थी, सामाजिक कल्याण के प्रति, जनता लोगों के कल्याण के प्रति आपका समर्पण है। और इस समर्पण से पूरे दिल से ये बात आपने उभारी है, लोगों के सामने रखी है। निश्चित तौर पे हमारे बहुजन चिंतक, हमारा बहुजन समाज और देश के सम्यक नागरिक जो लोकतंत्र को चाहते हैं, जो लोकतंत्र में जीते हैं, जो लोकतंत्र प्रेमी है, वो सारे लोग इस पे निश्चय ही जिक्र करेंगे और आने वाले दिनों में इस पॉलिसी के संदर्भ में निश्चित तौर पे जनता और बहुजन अपना मत रखेगी। इस आशा के साथ आपने त्रिवेज मीडिया को जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू एंड जय भीम। ओके। जय भीम।